जय हिंद दोस्तों. So today we will be starting our third chapter, that is sustainable economic development. बाकी दो चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. सेकेंड चैप्टर हमने 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है एंड नाउ टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर, दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज. अब ये पूछ रहे हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, to manage mass scale tourism and small scale travel, to manage tourism as well as environment while maintaining the cultural integrity and ecological processes. बिल्कुल सही है. सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. सस्टेनेबल टूरिज्म कौन सा टूरिज्म होता है, मतलब कि जिसमें सबकी भलाई हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है, समावेशी जिसको बोलते हैं. इट इज़ दैट टूरिज्म दैट टेक्स फुल अकाउंट ऑफ इट्स करंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ विजिटर्स, द इंडस्ट्री, द एनवायरनमेंट एंड होस्ट कम्युनिटीज़. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सस्टेनेबल टूरिज्म का, कि टूरिज्म और एनवायरनमेंट को साथ साथ में मेंटेन करें और साथ ही साथ उसकी कल्चरल इंटेग्रिटी और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी मेंटेन करें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया. तो नोडल इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एजेंडा 2030 को जो देख रहा है वो है नीति आयोग. व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द 2016 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स. अभी 2016 की पूछ रहे हैं, अभी के लिए हमारे लिए काम की नहीं है, बट उस समय 110 थी, 110 110. ठीक है, तो इंडिया की रैंक जो थी वो 110 थी among 149 countries in 2016. As per the 6th edition of Sustainable Development Report 2021, जो कि SDSN रिलीज़ करता है, India with a score of 60.1 was placed at 120th rank out of 165 countries. ठीक है, नेक्स्ट. What is the India's rank in 2017 Sustainable Development Goal Index. अब 17 में कितनी थी, तो 116 थी. 2017 में 116 रैंक थी. In 2017 Sustainable Development Goal Index, India was ranked 116 out of 157 नेशन. देखिए फिक्स नहीं होता है, कभी ज़्यादा कम होते रहते हैं. तो जो रैंकिंग के जो टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ होती हैं वो बढ़ती घटती रहती हैं. जैसे कि आपने देखा कि इससे पहले 149 कंट्रीज़ थी, अभी 157 है. 2021 में 165 में से देखा गया, तो बढ़ते घटते रहते हैं. According to the report released by Niti Aayog in December 2019 on Sustainable Development Goals India Index 2019, उत्तर प्रदेश जो था, it was grouped under which of the following categories. तो उत्तर प्रदेश जो था वो परफॉर्मर कैटेगरीज में था उस साल. ठीक है. 2021 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें केरला, हिमाचल, तमिलनाडु, देन आंध्रा, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड एंड सिक्किम, महाराष्ट्र, ये टॉप 5 में थे. तो वील सी द लेटेस्ट वन. एज आई सेड कि ये करंट अफेयर्स में डिस्कस हो जाएगा. ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है. अब जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे कि एज पर द SDG India Index and Dashboard 2020-21 published by the Niti Aayog, which of the following states was not among the top 5 states in their performances regarding the SDGs. तो कौन सा नहीं था, तो भाई गुजरात नहीं था. According to Sustainable Development Goal India Index 2019 recently released by Niti Aayog, recently क्या है, 2019 का क्वेश्चन है ये. Which state holds the first position? तो केरला की फर्स्ट पोजीशन थी. अगेन 2019 में सेम एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टेट्स इन द सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट. टॉप 5 स्टेट्स में गुजरात नहीं था. सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ऑलमोस्ट. नीति आयोग हैज़ डेवलप्ड अ कॉम्पोजिट इंडेक्स फॉर ईच स्टेट यूटी which aggregates the progress towards each sustainable development goal and classifies states in achievers, front-runners, performers and aspirants. On this basis, composite index, which of the following state is not a front-runner. तो पूछ रहे हैं इसमें से front-runner कौन सा नहीं है. सो SDG इंडिया इंडेक्स 2019 के हिसाब से गिवन स्टेट्स में से गुजरात परफॉर्मर कैटेगरी में था,
बट एज पर SDG 2021 नाउ गुजरात इज़ इन फ्रंट रनर स्टेट. ठीक है, 2021 के हिसाब से फ्रंट रनर स्टेट्स जो थे वो थे केरला, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्रा, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा. तो ये सारे ही फ्रंट रनर स्टेट्स में थे और इसीलिए इसको स्टार आंसर मार्क किया हुआ है बिकॉज ये सारे ही थे. नाउ अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट टू water availability for all its permanent management up to 2030 in India. तो वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या है, SDG गोल नंबर 6. ठीक है, among these goals SDG 6 clean water and sanitation aims to ensure the availability and sustainable management of water and sanitation by the year 2030. ठीक है, तो SDG गोल्स कितने हैं टोटल, हाउ मेनी SDG गोल्स आर प्रेजेंट. देखिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही क्विकली. तो इसमें जैसे SDG 6 पूछ लिया है तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, देयर इज़ नो बिग डील कि ये नहीं पूछा जाएगा. सो फर्स्ट जो गोल है SDG का दैट इज़ अबाउट नो पॉवर्टी, भाई गरीबी नहीं रहनी चाहिए. ठीक है, नो पॉवर्टी. सेकेंड गोल है अगर पॉवर्टी नहीं रहेगी तो वो बोल रहे हैं हंगर भी ख़त्म होना चाहिए, कोई भूखा ना सोए, ज़ीरो हंगर. थर्ड इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग. ठीक है, अगर आपको पॉवर्टी नहीं है, आपके पास खाना पीना है, तो आपकी हेल्थ कैसी होगी, यू विल बी हैविंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग रहेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट फोर्थ गोल जो है हमारा वो होगा क्वालिटी एजुकेशन. जब सब कुछ सही है तो भाई पढ़ाई में क्यों पीछे रहेंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन. फिफ्थ गोल हमारा रहेगा जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, पढ़ने जाओगे तो ये भी समझ आएगा कि जेंडर इक्वालिटी भी कोई चीज़ होती है, तो जेंडर इक्वालिटी. सिक्स्थ इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसकी हमने इस क्वेश्चन में बात की. क्लीन वाटर. सेवेंथ क्या होगा, सेवेंथ होता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. ठीक है, तो क्लीन वाटर हो गया, उसके बाद क्लीन एनर्जी हो जाएगी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. जब सब कुछ है तो भाई आपको काम करने के लिए भी डिसेंट जगह चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक. और जब काम करोगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी. नेक्स्ट नाइन्थ गोल क्या होगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. नाइन्थ गोल वुड बी इंडस्ट्री. अगर हम I3 लिखते हैं इसको तो भी चलेगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. देन टेंथ गोल होगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़. जब सब कुछ है तो इनइक्वालिटीज़ को भी कम किया जाए, तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़. उसके बाद 11th गोल होगा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ होंगी. 12th रहेगा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. आप क्या खा रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी ध्यान देना है. ठीक है, एंड प्रोडक्शन. 13th वुड बी क्लाइमेट एक्शन. इन सब का असर किस पे पड़ेगा, क्लाइमेट पे पड़ेगा, तो क्लाइमेट एक्शन. 14th इम्पॉर्टेंट है, लाइफ बिलो वाटर. लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर. देन लाइफ ऑन लैंड, पानी के अंदर हो गई, अब कहाँ रहेगी, लाइफ ऑन लैंड. उसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. पीस, जस्टिस
एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और लास्ट होगा पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। 17th वुड बी पार्टनरशिप्स फॉर गोल्स। ऑलराइट, तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। बार बार रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रटना पड़ेगा, बार बार रिवाइज कीजिए। कभी कभी एक तो मिस हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट मेनली जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा है SDG 6 का हो गया, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये सब भी पूछे जा सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी। तो कुछ मेन आप याद कर लीजिए, और बाकी आप अगर इसको चार्ट बना के एक अपना टेबल के सामने आप अपने रख भी लेंगे तो भी आप रिपीटेडली देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था क्लब ऑफ रोम ने। 1968 में 30 पीपल ऑफ 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग साइंटिस्ट, एडुकेटर्स, इकोनॉमिस्ट, ह्यूमनिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब एकेडमिया डी लिंसे इन रोम मिले थे। क्लब ऑफ रोम यहीं से बनता है, फ्रॉम दिस मीटिंग एज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, it was propounded by the Club of Rome. The limit to growth was propounded by और वह published in 1972, और जो इसके and its computer simulations suggested that economic growth could not continue indefinitely क्योंकि resource depletion होगा। ठीक है, next question, according to Meadows 1972, if the present trends in the world population, industrialization, pollution, फूड प्रोडक्शन एंड रिसोर्स डिप्लीशन कंटिन्यू अनचेंज्ड, अगर इसी तरीके से सब चलता रहा तो द लिमिट्स टू ग्रोथ ऑन आवर प्लैनेट विल बी रीच्ड इन द नेक्स्ट। तो लिमिट्स टू ग्रोथ इन्होंने बोला था कि अगले 100 सालों में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो डोनेला मीडोज ये ऑथर थी ऑफ द बुक, थी और थे आई डोंट नो, बट ये लिमिट्स टू ग्रोथ बुक के ऑथर थे एंड ये पब्लिश हुई थी 1972 में। उन्होंने बोला था कि अगर प्रेजेंट ट्रेंड जो है पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन, रिसोर्स डिप्लीशन, ये सब कंटिन्यू रहा, सो देयर विल बी अ लिमिट टू ग्रोथ इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, जो कि हंगर, इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्क को बढ़ा देगा। 2004 में ये जो लिमिट थी इट वॉज रिड्यूस टू 30 ईयर्स बाय मीडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर रीजन। तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। असर्शन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। रीज़न ये बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीके का डेवलपमेंट होता है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी वेज। मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड डेफिनेशन जो होती है, आर कॉमन फ्यूचर ऑल्सो नोन एज ब्रंटलैंड रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी of future generation to meet their own needs. Broadly defined, sustainable development is a system approach to growth and development and to manage natural produced and social capital for the welfare of their own and future generations. The above definitions clearly indicate that sustainable development is important for well-being of human society. इसीलिए A और R दोनों ही सही हैं और R A का सही explanation भी है. Next, saving energy and other resources for future without sacrificing people's comfort in the present is the definition of which of the following concept. अभी just हमने यही definition पढ़ी है. It is sustainable development. ठीक है. The modern concept of sustainable development is derived mostly from 1987 Brundtland Report, Our Common Future. Sustainable development is described as the development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. In this perspective, inherently the concept of sustainable development is intertwined with which of the following. तो ये कैरिंग कैपेसिटी के साथ इंटरवाइन किया गया है. ये बोल रहे हैं कि inherently the concept of sustainable development is intertwined with the concept of carrying capacity. Carrying capacity का क्या मतलब होता है? It is the maximum number
density or biomass of a population that a specific area can support sustainably. In other words, the carrying capacity of an environment is the maximum population size of a biological species that can be sustained by that specific environment given the food, habitat, water, and other resources available. It is the margin of the habitat's or environment's ability to provide the resources necessary to sustain human life. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो इट बाइंड्स टुगेदर विद द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम विद सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द ह्यूमैनिटी. द बेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, बेस क्या है? एनवायरमेंटल अप्रोच. एनवायरमेंटल आउटलुक इज द बेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसको डिफाइन कर सकते हैं सेम, अभी हमने पढ़ ही लिया है बहुत बार कि practice of maintaining the productivity of replacing resources used with resources of equal or great value without degrading or endangering natural biotic system. तो natural biotic system को क्षति पहुंचाए बिना जो भी आप कर रहे हो वो आएगा इसमें. While the modern concept of sustainable development जो आया वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट से आया है जिसका थीम है our common future. It is also rooted in earlier ideas about sustainable forest management and 20th century environmental concerns. As the concept of sustainable development developed, it has shifted focus more towards economic development, social development, and environmental protection for future generations. Next question is, sustainable development is a case of intergenerational sensibilities in respect of use of. तो किसके लिए? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इसका मतलब होता है फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन. ठीक है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन. नेक्स्ट, नीम राणा, अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये कहाँ पर है? तो नीम राणा जो है वो राजस्थान में है. ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में. ऑलमोस्ट जितना भी डेवलपमेंट काम हुआ है वहाँ पे वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल पे ही बेस्ड है. द टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी, तो ये किसका कोलैबोरेशन है? इंडिया और नॉर्वे का. किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. इट वॉज लॉन्च जॉइंटली बाय इंडिया एंड नॉर्वे एंड ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स मिले थे 2019 में. द पर्पज ऑफ द टास्क फोर्स इज टू डेवलप एंड फॉलो अप जॉइंट इनिशिएटिव्स बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल? तो सोशल कैपिटल क्या माना जाएगा? प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, द वर्किंग एज ग्रुप, या फिर द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. तो लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी की बात कर रहे हैं ये. सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है? सोशल कैपिटल का मतलब है कि सोशल रिलेशनशिप्स, नेटवर्क्स दैट कॉम्प्लीमेंट द इकोनॉमिक कैपिटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री. सोशल कैपिटल में इफेक्टिव फंक्शनिंग दर्शाई जाती है ऑफ सोशल ग्रुप्स. कैसे? इंटरपर्सनल रिलेशंस के माध्यम से. अ शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, शेयर्ड norms. Thus, in the context of any country, it is the level of mutual trust and harmony in the society. ठीक है, next, consider the following statement. Human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enables. अब आपको बताना है इनमें से क्या क्या हो सकते हैं, चार में से. इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, नहीं, हम बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की. इंक्रीज द नॉलेज, स्किल एंड इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये सही है. एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, ये गलत हो जाएगा. एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ, ट्रू. ठीक है,
तो देखिए ह्यूमन कैपिटल जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन जिनके पास स्किल्स हो, एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। द स्टेटमेंट ट्रू तो सही हो गया। इंटेंजिबल वेल्थ ऑफ अ नेशन, इसमें क्या आ जाएगा? इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ स्किल्ड पीपल, ह्यूमन वेल्थ और बेस, ह्यूमन रिसोर्स बेस, कल्चर, आर्ट्स, ये सब आ जाएंगे। और जो 1 और 3 जो गलत हुए हैं वो इसलिए गलत हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एनहेंसेस। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या बढ़ता है? ह्यूमन कैपिटल एनहेंस होती है। सो ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज़ द स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस जो कि एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल पजेस करता है, व्यूड इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू, और वो जो नॉलेज होती है वो उसकी वैल्यू को दर्शाती है उस बंदे की, टू एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री। सो बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि इसमें से हम शॉर्टन क्या कर सकते हैं, बिकॉज बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं लोग। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है। इंडिया एड्स ऑन अबाउट 12 मिलियन पीपल टू इट्स वर्क फोर्स एवरी ईयर, और मान रहे हैं कि बाय 2030 तक 1/3 जो वर्ल्ड की वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो इंडिया से होगी। 1/3 वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। देर आर एज मैनी एज 7-11 million people in the India working in working center, and there are as many as 711 million people in India in the working age group of 15 to 59 years, with the majority requiring new or additional skill to keep them relevant and productive in social and economic growth and development. इससे क्या होता है कि जो इंडिया है वो यंगेस्ट और एम्बिशियस कंट्री बन जाती है वर्ल्ड में, विद स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल ऑन टॉप मोस्ट एजेंडा। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? कि स्किल सर्टिफाइड करना, टू इनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री लेवल स्किल ट्रेनिंग दैट विल हेल्प इन सिक्योरिंग अ बेटर लाइवलीहुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल? डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका नहीं होगा ह्यूमन कैपिटल पे? एजुकेशन का, मेडिकल केयर, ट्रेनिंग या इरिगेशन? इरिगेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू, ठीक है, तो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इससे क्या होगा? इससे प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो पाएंगे, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेजुअल एक्सपेंशन होता है ऑफ दैट इज़ द फॉलो स्किल डेवलपमेंट, देन प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? तो ये थी उस समय 2020 में सिंगापुर। इंक्लूसिव ग्रोथ वुड नेसेसिटेट, तो इंक्लूसिव ग्रोथ को क्या क्या चाहिए होगा? डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ने चाहिए, एग्रीकल्चर भी रिवाइव हो वो भी चाहिए, और इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, ये भी चाहिए। तो तीनों ही चाहिए इनको, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है इट नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो हाई रेट ऑफ नेशनल इनकम से एक्सपेक्ट नहीं करती टू इंक्रीज फ्रॉम दिस बेसिकली एजेंडा। रूरल डेवलपमेंट हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेगा, एडिक्वेट क्रेडिट देंगे अगर फार्मर्स को तो भी हेल्प करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस? तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस? एसेंशियली जो इंक्लूसिव गवर्नेंस के पार्ट्स हों, परमिटिंग द NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, टू डू बैंकिंग, ठीक है, तो क्या ये इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट है?
दूसरा है एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी ऑन डिस्ट्रिक्ट, देन establishing effective district planning committees in all the districts, establishing increasing the government spending on public health, and strengthening the midday meal scheme. तो देखिए पहला छोड़ के बाकी सारे होंगे. पहला बोल रहा है परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग, ये गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना सही है, एमएसएमईज को प्रमोट करना ये भी सही है, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट ये भी सही है. ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, इसमें आंसर डी हो जाएगा. बीइंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, particularly its purpose is to reduce economic and social inequalities among the various sections of the society. कैसे करेंगे? By giving special attention to the lower and deprived classes. And in order to carry forward the inclusive development goal, while encouraging the self-help groups and micro and small medium enterprises can be directly helpful at the same time. चिल्ड्रन ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन भी ज्वाइन किए जा सकते हैं. एंड बेसिकली ये बोल रहे हैं कि बाय इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट अकॉर्डिंगली विल नर्चर द इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, आप कुल मिलाकर सबको लेके चलो साथ में, वो आ जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ में. A new chapter on sustainable development and climate change was first introduced in economic survey of, तो ये 2004-05 में ही हुआ था. Next is as per new chapter, हाँ तो ये हमने देख लिया. 2000 जो 11-12 का जो आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इकोनॉमिक सर्वे, ये 2011-12 में हुआ था. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if. So increase in absolute and per capita real GDP की बात कर रहे हैं, do not connote a higher level of economic development if poverty and unemployment increase. तो अगर poverty और unemployment बढ़ जाते हैं तो बेसिकली ये कनोट नहीं कर रहे हैं आपके हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है. ये डिनोट करता है द राइज इन अ नेशंस एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंपैरेटिवली एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है. एंड इट डिनोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ विद द एनहेंसमेंट इन द लिविंग रूम. एंड बेसिकली लिविंग रूम का मतलब यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही आपका हो जाएगा. सो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आता है इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपके पास साफ़ पीने का पानी हो, सैनिटेशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाए आपको, प्राइमरी एजुकेशन बच्चों तक पहुँचे, लिटरेसी रेट बढ़े, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी रेडिकेशन हो, देन इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. उसके बाद तो ये जो इंक्रीज़ होगा अगर एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीडीपी में, इट डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ़ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उतना ही फिर आप लैग में जाओगे. ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट. नेक्स्ट अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. एक्चुअली अभी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने बताया था आपको अबाउट द इलनेस द होल फैमिली इज़ फेसिंग. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, टू स्पीक ऑल्सो. कभी कभी जैसे कल और आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जस्ट इन स्पीकिंग, तो कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं. दैट ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, देखिए इसमें अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है. आई थिंक ये 3 वीडियोज़ में जाएगा. ओह, सो इसमें है आपके 190.
ठीक है, तो ये हम देखेंगे, इसको हम कोशिश करेंगे 3 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाएं, क्योंकि ये 2 में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 190 क्वेश्चन है, 191 क्वेश्चन है इसमें। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 3 वीडियोस में ख़त्म करने की। तब तक हमारे 3 चैप्टर्स हो गए हैं, आप लोग इनको रिवाइज़ कीजिए। जहाँ कहीं बोलने में थोड़ा सा इशू आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज ये जॉ पेन है कल से बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अभी आपको। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओके, गेटिंग बेटर, ऑल्दो नॉट कम्प्लीटली बेटर, बट येस मेडिसिन्स जितनी देर लेते हैं उतनी देर असर रहता है, तो दे आर गेटिंग बेटर। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, आई वॉज लुकिंग एट द एनालिटिक्स ऑफ द चैनल एंड आई हैव सीन दैट 79% ऑफ व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स भी नहीं हैं, पर जो भी देख रहे हैं 79% ऑफ व्यूअर्स आर दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि थोड़ा सा आप भी प्रोत्साहन दीजिए, बिकॉज इससे अभी कुछ मिलने वाला नहीं है मुझे, बस आपके प्रोत्साहन से मुझे ये लगता है अगर सब्सक्राइब होते हैं चीज़ें, या लोग कमेंट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं। नो वन लाइक्स ऑल्सो, कमेंट्स भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, अभी उतनी रीच नहीं बढ़ी है बिकॉज मैंने इसकी एडवर्टीज़मेंट भी नहीं की है, और अभी एम वो नहीं था मेरा। बट अगर फ्यूचर में चीज़ें चाहिए तो मुझे आपके प्रोत्साहन की भी उतनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई नहीं देख रहा है, किसी को ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं हर दिन उतनी ही मेहनत मेरी तरफ से भी जाएगी। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू ऑल, अगर आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो रहा है ये, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।